चलिए मित्रों, आज अभी कैबिनेट मीटिंग थी हमारी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग थी आज हमारी, चूँकि सेशन जो बजट का वो थोड़ा लंबा चला था, क्योंकि दो पार्ट्स के बीच में उसका ब्रेक भी लंबा था। इसलिए पहली जो बैठक हमारी थी वो जनवरी में हुई थी कैबिनेट मीटिंग। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में फिर सेशन चला, और अब आज 5 अप्रैल आज फिर से कैबिनेट मीटिंग थी। एजेंडा की संख्या थी वो भी काफ़ी, क्योंकि लंबे गैप के बाद हुई है तो वो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है, तो उनको डेफर किया गया है, दोबारा से आएंगे। 33 एजेंडा में जो महत्वपूर्ण हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ फॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा करने के बाद आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है, और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की ज़मीनें हैं, उन गौचरान की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की ज़मीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी, डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का वहाँ उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीज़ें बनने लग गई हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी, इसलिए लोग लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑक्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी। दूसरा विषय कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रीइंबर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा, और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहाँ नहीं कराते थे कि उनको रीइंबर्समेंट नहीं होती थी। रीइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की एक नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की PMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया। SMDA, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी प्रकार से जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी, वो हमने दी है। और रैशनलाइजेशन जो आयोग है उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है कि जितने विभाग हैं, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी संख्या कहाँ ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की सैंक्शन है। या जैसा अब समय परिवर्तन के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई विधाएं आ गई हैं, बहुत से विभागों का काम बढ़ गया है, कई विभाग ऐसे जो मर्ज हो गए हैं, तो उस प्रकार से एम्प्लॉइज़ की रैशनलाइजेशन का जो आंकड़ा है
वो 6 महीने के अंदर देंगे। उनके आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राजन गुप्ता, उनको लगाया गया है। एक काम और दिया उनको कि एक रिपोर्ट बना करके देंगे जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसकी हमने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके यहाँ लागू कर दिया अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी इसी महीने वो देने वाले हैं कि किस किस विभाग में, क्योंकि अब हर विभाग की, हर कैडर की अलग से ये प्रमोशन होगी, प्रमोशन यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो कैडर वाइज होगी। उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने इस महीने में उनको देनी है। हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं हमारे, उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। इसके लिए एक घोषणा की थी हमने, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी, उसको विधिवत आज मंजूरी मिल गई है कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के नाते से उसका एक चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, अलग अलग विधाओं के होंगे, और ठीक से क्वालिटी मेंटेन कैसे हो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाएंगे, और थर्ड पार्टी का सहयोग भी लिया जा सकता है। अथॉरिटी के लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ताकि उसका एक क्वालिटी वाइज चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाए। तो अलग से एक अथॉरिटी जो बनी है उसका भी आज क्लियरेंस हुआ है। बिल्डर्स के नाते से जो लोग लाइसेंस लेते हैं, मेनली तो गुड़गांव में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स कई बार लाइसेंस लेके शुरू कर देते हैं, बाद में किन्हीं कारणों से डिले होता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों में खास करके उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भी समय पर चुकाते नहीं हैं। अब उसमें उनका कहना होता है कि डिपार्टमेंट का दोष है, डिपार्टमेंट का कहना उनका दोष है। धीरे धीरे हम पॉलिसीज के माध्यम से चीज़ें ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ की पेंडेंसी बहुत अधिक होने के बाद लाइसेंस का जो रिन्यूअल फीस है वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने में भी असमर्थ हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए, जिनकी तरफ ज़्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का, तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है, तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर, उस पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है, यानी कुल मिला के 100% का 25% और, यानी 25% ऑफ कैपिटल, वो जो कैपिटल का जो ओरिजिनल अमाउंट, उस पेनल्टी नहीं, जो ओरिजिनल अमाउंट का अगर उससे भी ज़्यादा है तो सिर्फ उसका 25%, अर्थात टोटल का 125% वो दे करके और बाहर हो सकते हैं, और उनका लाइसेंस जो रिन्यू हो जाएगा और बाकी अपने काम को जारी रख सकते हैं। और जिनका यानी पार्ट पेमेंट आई हुई है उस रिन्यूअल में और पार्ट पेमेंट रह गई है, उसका नियम ये बनाया कि जितनी पार्ट पेमेंट है वो, और जो उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी की राशि है उसका 10%, पहले तो था टोटल का 25%, इसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का 10% वो जमा करा करके और उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मोटे रूप से हमने निर्णय किया है। डिपार्टमेंट को हमने कहा कि कुछ प्रावधान ऐसे करें क्या पेनल्टी की ओर या जो लेट फीस की तरफ ना जाना पड़े, तुरंत अगर रिन्यूअल कराना है तो उसकी कठिनाई को समझते हुए और सरल कोई एक पद्धति बनाई जाए ताकि वो साथ साथ अपना रिन्यूअल भी कराएं, अपने काम को पूरा करें। किन्हीं भी कारणों से प्रोजेक्ट अगर स्टकअप होता है तो इसका लाभ किसी को भी नहीं है, ना तो बिल्डर्स को है, ना जो कंज्यूमर है उनको है, गवर्नमेंट को भी लाभ नहीं है। कोई हमें लालच नहीं है कि उनकी तरफ पेनल्टी लगाएंगे तो उसका कोई लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होता, बल्कि एक चीज़ें रुक जाती हैं और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक दृष्टि से भी हमारा जो चीज़ रुकती है उसका नुकसान, तो हम उसका और भी सरल उसका तरीका करने वाले हैं। हमने जो यूएलबी में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो 20 साल से पहले अर्थात 2000 से पहले जो प्रॉपर्टी उनको तय बाजारी पर दी गई थी, लीज रेंट पर दी गई थी, ऐसे लोगों को ऑफर दी है कि वो लोग एक राशि प्रोपोर्शनेट जो कलेक्टर रेट है उसमें एक राशि तय की थी कि उतना जमा कराए, वो अपने नाम करा सकते हैं। लगभग 1000 प्रॉपर्टीज उनके नाम हो चुकी हैं, लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चालू किया तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है यूएलबी की बजाय अन्य विभागों की निकली। कहीं पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पड़ी है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं रेवेन्यू की है, कहीं अलग अलग विभागों की, यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं, यानी पंचायती राज की भी। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। आज उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि जितने विभाग हैं, 2-3 चीज़ें छोड़ी हैं उसमें,
जैसे हॉस्पिटल्स की कुछ दुकानें हैं वो भी छोड़ दी हैं। टूरिज्म वाले उन्होंने भी अपने जो टूरिज्म सेंटर हैं वहाँ कुछ दुकानें किराए पर दी हैं, वो छोड़ी गई हैं। और एक तीसरी चीज़ और छोड़ी थी कोई, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, मतलब 2 ही 3 ऐसे छोटे विभाग, वरना जो खास करके म्यूनसिपैलिटीज़ की या रेवेन्यू की या इरिगेशन की, पीडब्ल्यूडी की, जिनका काम दुकानें बना करके रेंट पर देना नहीं है, वो तो कई बार ज़मीन खाली होती है, वहाँ तेज बाजारी में बल्कि किराया भी यूएलबी का ले लेते हैं। और अभी जाके क्लियर हुआ कि यूएलबी तो बिना मालिक हुए भी किराया वसूल रहे हैं। उसकी एक पॉलिसी बना दी है कि वो भी उसी पॉलिसी के आधार पर ये ज़मीनें या 100 गज का उसका एक साइज़ रखा है मैक्सिमम, दुकान अथवा मकान 100 गज का है, वो उनसे पैसा लेकर उनका नाम कर दिया जाए। स्वामित्व शहरी ये इसका नाम है। इस पे भी एक प्रगति हुई है। मोटे रूप से ये सब निर्णय थे जो वैसे फॉर्मल थे काफ़ी, तो कोई एक्सटेंशन का यूएलबी की दादागिरी पर रोक लगाना अहम फैसला था। सब डिवीजन भी बनाए नहीं, अभी सब डिवीजन नहीं बनाया, उसको डेफर किया है क्योंकि एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। हमने जितना एरिया नॉर्म्स के तय किए हुए हैं कई स्थानों, कई ब्लॉक्स के यानी सब डिवीजन के एरिया जो पूरे नहीं थे, उसकी सहमति पंचायतों से ले करके उसके बाद करेंगे। तो सर ये जो आयोग बनाया आपकी रेशनलाइजेशन वाला, इसमें क्या एक विभाग दूसरे विभागों में हम जाके एडजस्ट हो जाएंगे? नहीं, विभागों के जो विभाग मर्ज हुए हैं वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाकी इधर उधर ट्रांसफर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी कि हर एक विभाग में कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, और अगर कहीं संख्या कम होती है तो उससे पूरा हो जाएगा। जहाँ संख्या बढ़ती है उसके लिए नई भर्ती होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई विभाग जिसमें कोई इतने सरप्लस हो जाए कि इधर उधर करने पड़ेंगे। जो मर्जिंग का है वो ज़रूर मर्जिंग करेंगे, और कई बार पहले 2 विभाग होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस, जो सर्विस रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, उसमें भी कोई रास्ता ये आयोग निकाल के देगा। भी 2 विभागों को मर्ज किया है तो सर्विस रूल्स के कारण से कोई विवाद ना हो करके, इस प्रकार का ये विषय है। क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है, ये इसकी मतलब क्या किस तरीके की वर्किंग के ऊपर ये काम करेगी क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी? देखिए, वैसे तो डिपार्टमेंट में भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी ठीक रहे, लेकिन कई बार कोई दूसरा एक सिस्टम बनाया जाए तो डिपार्टमेंट पर भी रहता है कि इसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज ना करे। वास्तव में तो ठेकेदार ही ज़्यादा गड़बड़ करता है कि क्वालिटी के लिए पैरामीटर्स कुछ और लिखे होते हैं, और जो बनाता है तो उसमें बहुत बार शिकायतें मिलती हैं कि सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। तो अल्टीमेटली कोई ऐसा कोई टेंडर की शर्त थोड़ी होती है कि भी पहले बाद में बने और पहले टूटे। वो तो ये है कि उसकी चोरी पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम ये रहना चाहिए। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो पैसे की कोई बंगलिंग होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। इसी प्रकार क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, तो एक अलग व्यवस्था रहेगी कि हर बड़े छोटे काम का क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसको चेक करने के लिए सिस्टम बनाएंगे। टेक्निकल एडवाइजर तो अभी यानी डिपार्टमेंट में अभी भी टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं ही हैं, फिर भी अलग एक अथॉरिटी की इसकी आवश्यकता है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो कोई इस प्रकार का टेक्निकल काम है, कोई मशीनरी है, कोई प्रोजेक्ट है, तो सब पर निगाह रखें। एक तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इस अथॉरिटी के जरिए माना जाएगा। नहीं, अथॉरिटी अभी प्रोसीजर उसका बनना है, उसमें क्या इनका मानो आगे वो भी रिकमेंड करेंगे क्या रोल होना चाहिए, डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करेंगे, तो उसके नियम तो भी बनने हैं। आज तो अभी मुख्य रूप से उस अथॉरिटी को बनाने के लिए एक मैंडेट मिल गया कि हाँ उस अथॉरिटी को बनाना है। पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस चालू होगी। नहीं, क्वालिटी कंट्रोल के नहीं है वो। राजन गुप्ता जी हैं नॉर्मलाइज जो रैशनलाइजेशन आयोग के। कोरोना को लेकर के क्या तैयारियां हैं हमारी? एक करके कोरोना को लेकर के क्या तैयारियां हमारी, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़, देखिए डिपार्टमेंट सारी चीज़ का एनालिसिस भी कर रहा है, सब नज़र बनी हुई है, और अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कहा कि इस बारे में बार बार मीटिंग्स अपनी करें, वो कर रहे हैं। अभी उस प्रकार की बात तो नहीं है जो पहले एकदम पैनिक था। पैनिक होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं देंगे, लेकिन सावधानी पूरी बरतेंगे। कुछ पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हो रहे हैं भिन्न भिन्न अस्पतालों में, 500 के आसपास ऐसी संख्या है जो अलग अलग अस्पतालों में हैं। कहीं थोड़ा उस प्रकार के सिम्टम्स, जैसे पहले कोरोना के सिम्टम्स थे, उस प्रकार के सिम्टम्स निकल रहे हैं, तो उसको
सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि अभी सारी जो सावधानी कोरोना वाले वो ध्यान रखें। एक कल कहीं रिपोर्ट हुई है, शायद एक डेथ भी हुई है। हाँ, एक डेथ हुई है कल। तो इस पर पूरे पर ध्यान है। और देखिए, पहले भी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इतने अच्छे प्रकार से कंट्रोल भी किया। बल्कि मैं अब भिवानी दौरे में मैंने तो ये सारा लोगों से चर्चा भी की और भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के यानी आह्वान पर जैसे साइंटिस्ट ने 2 वैक्सीन ये रिसर्च करके और न केवल अपने देश के लोगों को बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई, बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष के लोगों का रहा है। उसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति होगी उसके लिए तैयार हैं। जिस तरह से नहीं, कोई इधर आवाज आई थी। सर, मैं ये पूछ रहा था, जो क्वालिटी इंश्योरेंस वाला मामला है, तो क्या पुराना जो घटिया मटेरियल या कोई शिकायत आती है उसको भी चेक करेंगे? सब चीज़ों को, क्वालिटी में सप्लाई है, जो सप्लाई ऑफ मटेरियल उसको भी चेक करेंगे। मान लो कोई आउटडेटेड, अब सीमेंट भी है, बहुत पुरानी है, खराब हो जाती है। सरिया है, सरिये में जंग लगा हुआ है, वो भी अगर खराब होगा। बिल्डिंग में कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में लापरवाही बरती गई, जैसे अब चिंतल का एक विषय आया गुरुग्राम का, उसके अंदर जो जानकारी मिल रही है कि पानी का ही खराबी थी, पानी जो उपयोग ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण से जंग भी लगा है लोहे को। तो कोई भी कारण होते हैं, उन सब चीज़ों को चेक करेंगे। अभी तक तो क्या था कि कोई भी चीज़ खराब होती थी उसकी सैंपलिंग लेकर के हम कभी किसी लैब पर, कभी किसी लैब पर, रूट की लैब में, कभी श्रीराम लैब में, कभी कहीं। हो सकता है यहाँ कोई ना कोई ऐसा सेटअप भी हम बनाए कि उस सेटअप में हर प्रकार की चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल के नाते से उसको चेक करने का विधि विधान बनाना पड़ेगा। अभी बताया, रूल्स अभी बनेंगे उसके टर्म्स कंडीशन। सर, ये जिस तरह से खराबा चल रहा है फसलों का और ओलावृष्टि या पानी की वजह से, क्या इसमें कोई ऐसा विचार चल रहा है कि जैसे गेहूं की नमी की मात्रा होती है खरीदने की होती है, तो उसमें कोई छूट देने की बात चल रही है केंद्र से या सरकार अपने तौर पर सोच रही है? देखिए, जब चीज़ें मंडी में आती हैं उस समय ध्यान में आता है कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता है। कभी कभी लस्टर लॉस ज़्यादा हो जाता है बरसात के कारण से, उसमें कुछ छूट मिलती है। कभी कभी वो दाने का जो ब्रोकन होता है उसमें जो मिक्सिंग होती है छोटे दाने की, उसका कुछ छूट मिलती है। अभी तक मुझे ध्यान नहीं है कि कोई बहुत बड़ी छूट मॉइस्चर में दी गई होगी। मॉइस्चर में छूट देने से जो है वो भी खराब हो जाता है। अल्टीमेटली चीज़ को सुखा करके और जो उसका उपयोग है, उसका तो आटा बनना है, उसको लंबे समय तक रखना भी होता है, स्टोरेज भी होती है। तो इसलिए मॉइस्चर वाले विषय पर ज़्यादा छूट नहीं होती। लेकिन जो चीज़ ऐसी है जिसकी छूट देने से कोई क्वालिटी में बड़ा अंतर खाने की चीज़ में ना आए, उस पर जरूर थोड़ा बहुत विचार करते हैं। लेकिन अभी जब कोई डिमांड आएगी, कितना करना, क्या करना, तो केंद्र को कहेंगे, केंद्र की सहमति से, एफसीआई की सहमति से होता तब करेंगे। सर, आप भिवानी समय बढ़ाने जाएंगे कि इसी के साथ भिवानी के दौरे पर रहे, अलग अलग वर्गों से मिले, गाँव में गए, किसानों से मुलाकात की। कांग्रेस भी अपने हालांकि जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो कर रही है, लेकिन फिर भी दीपेंद्र हुड्डा और विपक्ष के लोग आपके इस जनसंवाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, करेंगे, करते रहना चाहिए। बयानबाजी होगी तो मामला गर्म रहेगा। जो आपने ये नया ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गाँव में 3-3 दिन लगाने का, पूरे पड़ा नहीं, ये हमारा रूटीन है भाई। आखिर पहले भी, और वो तो कहेंगे ही, जब वो घबराहट होती है तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। अब उनको 1-3 दिन के दौरे से इतनी घबराहट हो गई है, और जो हमारी सारी टीम सारे फील्ड में उतरेंगे, इसका अर्थ ये थोड़े कि गाँव में जाते नहीं हैं, हमारे लोग पहले भी जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बार चौके देखिए 2 साल कोविड बीमारी निकल गए, और 2 साल के बाद अगला तीसरा साल, जो 2 साल की पेंडिंग चीज़ें थी, कई हमने नए कार्यक्रम शुरू किए थे, उसको फील्ड में उतारना था। अब देखो, आप में से जो लोग साथ रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन साथ थे, बीच बीच में मुझे कुछ लोग दिखते रहे, नमस्ते नमस्ते होती रही, लेकिन आपने देखा होगा कि हर चीज़ का, चाहे वो राशन कार्ड था, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात थी, चाहे वो नौकरियां जो है पारदर्शी ढंग से हमने दी हैं, चाहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का विषय है, कितने विषय, और सबने कहा इसके लाभ उनको हुए हैं। हम गिनती कहते हैं कि आपके यहाँ 80 नौकरियां लगी हैं, वो कहते नहीं जी 150 से ज़्यादा लगी हैं। फिर हम कहते हैं भाई इसमें केंद्र सरकार की नौकरी मत जोड़ो, इसमें आर्मी की मत जोड़ो। तो मतलब तुलना के हमारे से ज़्यादा उत्साही वो हैं।
तो मतलब ये इम्पैक्ट वाली बात है कि आपने जो सरकार ने प्रयास करे उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। मेरा काम है देखना ये, आखिर नीचे फील्ड में चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के खुश होते रहे और नीचे कुछ पहुंचे नहीं, तो उसका लाभ क्या है? आखिर इन चीजों से हमें भी विश्वास बना कि जो चीजें हमने पहली बार नहीं की हैं, जनता के द्वार तक जाने के लिए सेवाएं और जो हमारी योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची हैं, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। का लाभ ले रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत। घर बैठे 3 दिन आप दीवानी दौरे पर थे, कल ये प्रश्न उठाया कि 7,000 से ज्यादा शिकायतें वहां पर मिली। आप इसको सफलता मानते हैं कि दौरे से ये शिकायतें आ गई, चुनौती मानते हैं कि अभी और काम करने की जरूरत है? देखिए हमारी 72 लाख परिवार हैं, 3.25 करोड़ आबादी है, 7,000 गांव हैं, और समस्याएं जो होती हैं वो सामान्यतः ये सब लगातार चलने वाला काम होता है, और इसके अंदर बहुत सी इंडिविजुअल समस्याएं ज़्यादा होती हैं, सामूहिक समस्याओं की एप्लीकेशन नहीं आती। इंडिविजुअल क्या कि मेरी ट्रांसफ़र भले वो ऑनलाइन हुई है तो भी मेरा बच्चा छोटा बीमार है, मेरे माता पिता बीमार है, मेरा ट्रांसफ़र करा के नज़दीक डेपुटेशन कर दीजिए, या कहीं कोई आर्थिक सहायता की आ गई, किसी के मकान की कोई मरम्मत करानी है वो आ गई है। और ऐसी भी हैं जो हमारी स्कीमें चल रही हैं उसमें स्कीम का लाभ नहीं मिला, मानो किसी की पेंशन बढ़नी चाहिए थी नहीं बन पाई है, या हमने प्रोएक्टिवली बनाई है सब, लेकिन सिस्टम का पार्ट कमी रह भी सकती है। जनरल ब्रांचेस की जगह इंडिविजुअल ज़्यादा थी, जनरल में भी थी। पानी की समस्या उस इलाके में देखने को मिली, पीने के पानी की। हमने कहा है कि पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे, पानी होगा बाकी वर्षा इसके इरिगेशन के लिए तो हो जाएगा ही। और वो क्षेत्र ऐसा है खास करके जो राजस्थान के साथ साथ वाला इलाका, तो शाम का हल्का जिसको मैं कहूँगा, तो उसमें कुछ ज़मीन भी रेतीली ज़मीन उबड़ खाबड़ और पानी पहले से ही कम जाता रहा है, लेकिन अब तो वहाँ पानी का टेल तक पहुँचाने का काम ने जो किया था अब चलता भी है। एक जगह एक नहर जो चल रही थी, छोटी नाली जिसको खाला कहते हैं, उस खाड़े पर वहाँ जो लोग मिले वो कहते हैं जी अभी तो फिर भी हमें पानी दिखता है, 10 साल पहले तो पानी का कभी था ही नहीं। चौधरी बंसीलाल ने उस इलाके में खूब नालियाँ नाले खाले खूब बनाए, लेकिन पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने अब वहाँ चाहे सप्ताह यानी 1 महीने में चाहे 3 दिन 7 दिन जो भी आता है, लेकिन पहली बार ये पिछले 4-5 साल में पानी जाना शुरू हुआ। हमने तसल्ली कराई है कि भी पीने का पानी साधन आपको जरूर मिलेगा। हुड्डा साहब ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि जब आपने बजट पे रिप्लाई दिया तो तबीयत खराब थी तो वो सेक्शन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि हुड्डा साहब बार बार अपने आंकड़े बदल रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही लंबा कच्चा चिट्ठा पेश किया। अच्छा, उनके आंकड़े बताए कि हुड्डा साहब बीमार थे, लेकिन उनके 29 MLA तो और भी थे, किसी को भी पकड़ा सकते थे कागज। उनके डिप्टी लीडर थे, उनके माध्यम से भेजते, और जो उन्होंने बोला आखिर वो लगातार नहीं, आखिरी में 2 दिन बीमार रहे, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने यही सारे विषय उठाए थे, इन्हीं का जवाब लेके गए थे। तो उनका जवाब देने के बाद भी रटी रटाई वही बात कि हम 71,000 करोड़ छोड़ के गए थे। और मैं कहता हूँ सिद्ध करो 71,000, मैं कहता हूँ 98,000 करोड़। इस एक बात का ही फैसला कर लो। ईब भी वही है जी, और 4 लाख से ऊपर का कर्जा बता रहे हैं। मैं कहता हूँ वो कितना ही बता दें, और धीरे धीरे देखिए प्रदेश प्रगति पर जाएगा। तो ये कर्जे के बिना, ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट कभी का है, और उन्हीं का है, वो उन्हीं का खाली है नहीं, सभी का वो रहता है कि विकास के नाते आवश्यकता अनुसार कर्जे लिए जाते हैं। अच्छा, एक और आज हम कर्जा विहीन ऐसा नहीं है, हमने भी कहा कि हमारा कर्जा इतना है, इससे ज्यादा नहीं। एक और सवाल है सर, ये पीपीपी को लेके उस दिन भी हुड्डा साहब ने कहा कि उनकी सरकार आई तो बंद कर देंगे। आप 3 दिन क्योंकि ग्राउंड पे रह के आए हैं, कोई आपको पीपीपी को लेके कोई कंप्लेंट मिली? मैं कहता हूँ इतना आनंद है उनको कि घर बैठे हमको सारी चीजें मिल रही हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये स्टेटमेंट अगर वो बार बार देते रहेंगे कि पीपी बंद कर देंगे, पीपी बंद कर देंगे, चाहे वो पीपीपी है और चाहे ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग के मामले में भी आप दोनों तो मुझे दिख रहे थे और भी को दिखा होगा, किसी ने विरोध किया? लोग खुश थे, लोगों ने राजी होकर उनका कि बहुत बढ़िया कर दिया। और इवन वहां के सरपंच, एक सरपंच तो मुझे कहने लगा कि आपने 2 लाख से 5 लाख क्यों किया, 2 लाख से 50,000 करते, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सीएम साहब, एक लंबे समय से बंद थी, अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है कि मंत्रिमंडल में एक बार फेरबदल हो सकता है। देखिए पहले दिन भी था, आखिरी दिन भी रहेगा। ये चर्चा को रोकने का कोई फायदा भी नहीं, और चलता रहेगा तो अच्छा ही है, सब अलर्ट रहेंगे। सर एक नया ये सवाल है, वहाँ पर ग्रामीणों ने काफी सुझाव दिए, और बड़ी बात ये थी आपने सुझावों को लेकर साथ के साथ घोषणा भी कर दी, काफी सुझाव दिए। तो कौन कौन से बड़े सुझाव थे ग्रामीणों? देखिए बहुत सी चीजें नए अच्छे सुझाव आते हैं। जैसे
एक किसान ने कहा कि जो नहर का पानी मोरी में जाता है ना, तो उस समय वो जो सॉकेट होती है, उस सॉकेट पर कोई चीज़ अड़ जाती है, कभी चलते पानी में कोई बोतल आ गई, कुछ और आ गया तो फंस जाती है, और फंस जाती है तो हमें उसको निकालने के लिए कई बार गहराई में होता है तो नहर में उतरना पड़ता है, ठंड का मौसम होता है तो वो बहुत मुश्किल आती है। तो इसका कोई और तरीका किया जा सकता है क्या? मैंने कहा बताओ क्या कर सकते हैं। वो करने लगे जो उस जगह पर ना हो करके थोड़ा वहाँ से तो पाइप से पानी आए, थोड़ा आगे चल करके एक हौद बनाई जाए और उस हौदी में वहाँ सॉकेट हो ताकि हम नीचे झुक करके अगर उस वहाँ फंस जाए कुछ झुक करके निकाल सके, पानी में ना जाना पड़े। मैंने इंजीनियर को बुलाया तुरंत, मैं कभी क्या कह रहा है ये, अब वो अपनी बातें इधर उधर एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने कहा तेरे से बढ़िया तरीका बताएगा नहीं, 1 महीने में इसको इसी ढंग से सोल्यूशन करके दिखाओ, सफल हो असफल हो तब बताओ मुझे। तो मैंने तुरंत उसको कहा लागू करो। ऐसे ही एक सज्जन ने कहा कि पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं जो कंडम हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं या जिनकी किलोमीटर पूरी हो जाती है, उनको ऑक्शन करते हैं, मतलब उनको बेचते हैं, ऑक्शन नहीं बेचते हैं। और अभी जो है डीसी और ये जो है ना मैनुअली उसको बुला करके लोगों को तब उसकी बोली कराते हैं और सब हेरा फेरी करते हैं, जिसको देनी होती है देते हैं। इसको आप ऑनलाइन करो। हमने कहा कल से ही डीजीपी को मैंने कह दिया कि इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में कोई भी कहीं बैठा उसकी गाड़ी का देखेगा, अपना उसको आके लेने हो के आके देख जाएगा, इंस्पेक्शन करना कर जाएगा, लेकिन बोली वहां भी वो ऑनलाइन ही लगाएगा ताकि हर किसी को पता लगे कि ये गाड़ी इसमें मिल रही है, बिक रही है। वो तो सर कई सीआरपीसी में प्रोविजन है, एसपी लेवल के अफसर कई अपने बंदों को चौहत्तों को देते हैं, दे सकते हैं। सीआरपीसी 35 है, पता नहीं कौन सा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब कोई नहीं दे सकेगा। अब तो हाँ, वहां जो आए देखे वो भी ऑक्शन में ही जाए, उसका एक समय फिक्स होगा। बल्कि ऑक्शन का तो हमने बहुत अच्छा तरीका एक निकाला है कि लास्ट ऑक्शन के बाद हम एक समय तय करते हैं। अगर क्लोज होने का ऑक्शन का टाइम भी है ना और उससे 1 मिनट पहले ऑक्शन आ गई तो उस ऑक्शन के बाद वो अपने आप लाइव हो जाती है ऑक्शन उतने समय के लिए, उस टाइम के बाद भी। मानो 15 मिनट रखा तो 15 मिनट में अगर कोई ऑक्शन आ गई आखिरी टाइम के खत्म होने पर भी तो 15 मिनट के लिए वो फिर दोबारा से लाइव हो जाए। हाँ, फिर 15 दिन में 14 मिनट पर फिर आ गई, फिर 15 मिनट के लिए, तो चलता रहेगा। एक ऑक्शन तो ऐसी चली थी कि वो सवेरे जाके बंद हुई, रात भर लगे रहे। HSVP का था ये। दोबारा दौरा कब हो रहा है सर? अगला संवाद सोचा है अभी और आपको बताऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। 12, 13, 14 अभी अप्रैल में पलवल जिले में ये मेरा दौरा होगा। प्रोसेस पूरी हो रही है। उसमें हमने जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया है उन्होंने रिपोर्ट अपनी देनी है, क्योंकि रिजर्वेशन के नाते से कुछ चीज़ें हमने चेंज की थी। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट ये करने के बाद ही आप चुनाव करा सकते हैं। वो ट्रिपल टेस्ट की कुछ शर्तें थी, वो हमने बैकवर्ड जो आयोग है हमारा बैकवर्ड क्लास आयोग, कुछ काम उनके जिम्मे था, कुछ हमने अपने आप किए हैं और बहुत जल्दी वार्डबंदी वगैरह हो करके और कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। प्रशासनिक इसी आपके कार्यक्रम को लेकर के एक क्लिप जो है वो विपक्ष को मिली, जब नौकरियों को लेकर के आप ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी बयान आ रहे हैं, हाईकोर्ट में शिकायत। देखिए, उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दे चुका हूँ और मैंने जो कुछ कहना था मीडिया के माध्यम से कहा जा चुका। कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात बार बार करना ठीक नहीं। सर, प्रशासनिक फेरबदल ऐसी चर्चाएं होने वाला है, क्या मान के चलें कि आजकल में हो सकता है? प्रशासनिक फेरबदल तो रोजाना होता है, कुछ ना कुछ कब रुकता है? अभी 4 दिन पहले हुआ पुलिस के ट्रांसफर कितने हो गए ना, तो बस फिर आज भी हो, मतलब IAS का भी होगा, HCS का भी होगा, HPS का भी होगा, इंजीनियर्स का भी होगा, डॉक्टर्स का भी होगा, सबका होगा। धन्यवाद।